बिहार लोक संवाद.net में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रोफेसर मोहम्मद कुद्दूस साहब से, जो कि मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे हाल तक। उन्होंने अभी इस्तीफा दिया है और इसकी वजह से काफी सुर्खियों में हैं। हम उस इस्तीफे के बारे में कुछ देर के बाद बात करेंगे। पहले हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि ये मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी, जो अरबी फारसी की यूनिवर्सिटी है, इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है, कितना प्रोग्रेस हुआ है, कब इसकी स्थापना हुई और अब क्या स्थिति है इसकी। प्रोफेसर कुद्दूस साहब। जी, मौलाना मजहरुल हक अरबी कन्फेशनल यूनिवर्सिटी 1992 में स्थापित हुई थी और 1998 में इसमें थोड़ी प्रगति आई और उसके बाद यूनिवर्सिटी में कोई स्थान इसका नहीं था। जहाँ भी रही है ये, जैसे बेली रोड में, राजा बाजार में, हारून नगर में, बोरिंग रोड में, ये किराए में थी। उसके बाद फिर ये हज भवन चली गई। जी जी। हज भवन के बाद इसको बिहार सरकार ने मीठापुर बस स्टैंड पर जगह पर एक स्थान दिया, 6.5 एकड़ जमीन, और वहां पे इसकी स्थापना हुई। जमीन दिया था पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी साहब ने, और बिल्डिंग बना करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 साल पहले इसको विश्वविद्यालय को हैंड ओवर कर दिया। जी जी। और तो अभी बिल्डिंग वगैरह सब बन गई सही से? हाँ, बन गई है। अभी थोड़ा काम अभी चल ही रहा है उसमें, लेकिन पूरी तरह से मान लीजिए कंप्लीट ही हो गई है वो। जी जी। थोड़ा अच्छा, हम आपकी वेबसाइट पे देख रहे थे तो डिपार्टमेंट्स और स्कूल्स उसमें है एक कॉलम, लेकिन डिपार्टमेंट्स और स्कूल अभी कुछ बना नहीं है यहाँ, लगता है। डिपार्टमेंट तो है, वहां पे पीजी डिपार्टमेंट्स है, 7 पीजी डिपार्टमेंट, 7 पीजी डिपार्टमेंट अभी चल रही है। जी जी। और 8 पीजी डिपार्टमेंट के लिए रिक्वेजिशन बिहार गवर्नमेंट से किया हुआ है। ये कौन से डिपार्टमेंट नहीं आई? ये कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो अभी चल रहा है, जो डिपार्टमेंट चल रहे हैं? अभी चल रही है एमबीए है जी, एमए इन अरबिक है, पर्शियन है, इस्लामिक स्टडीज है, इंग्लिश है, उर्दू है, ये सब चल रही है अभी। और नए डिपार्टमेंट जिसके लिए आपको उम्मीद है कि जो आप बता रहे थे कि बाकी जो है, वो कौन से बाकी डिपार्टमेंट्स हैं? उसमें हमने मांग किया है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के लिए, सोशियोलॉजी के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, हिंदी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजियन के लिए। जी सही। ये जो आपके 8 डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं, तो उसके लिए जितनी संख्या में स्टाफ होने चाहिए, प्रोफेसर होने चाहिए, लेक्चरर होने चाहिए, जो भी, या नॉन टीचिंग स्टाफ होने चाहिए, उतने हैं आपके पास स्टाफ? नहीं, स्टाफ तो हमारे यहाँ अभी एक टीचर अंग्रेजी में छपरा से ट्रांसफर होकर के आए हैं जी, वो है एसोसिएट प्रोफेसर। और बीपीएससी से 2 व्यक्ति आए हैं उर्दू में, और 2 टीचर आए हैं अंग्रेजी में। ये मिलाकर के 5 ही टीचर हमारे यहाँ हैं। और जरूरत कितने की है आपको? जरूरत तो हमको सरकार के मुताबिक बहुत ही ज्यादा है, वो हमको फिगर देख के बताना होगा। जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके सबके पोस्ट सैंक्शन करके गवर्नमेंट ने दिया है 2015 में। जी, और सरकार ने 2014 के आसपास विभागों की स्वीकृति और पद की स्वीकृति और नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज की स्वीकृति बिहार सरकार से विश्वविद्यालय को प्राप्त है। और कितने छात्र अभी हैं आपके यहाँ? और अभी आप बता रहे हैं आपको कि अभी इस्लामिक स्टडीज में 2 टीचर की बहाली 29 नवंबर को बीपीएससी से हुई है, और वो सिलेक्शन करके रिजल्ट भी आ गया है। और 3 टीचर अभी इस्लामिक स्टडीज में हमारी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये छात्र कितने अब तक हैं इन सब विभागों में? लगभग अभी लगभग 300 छात्र पीजी डिपार्टमेंट में हैं। जी जी। और कुल मिला के शायद 20,000 या 21,000 छात्र आपके पास हैं? लेकिन उसमें
हमारे यहाँ मदरसा का भी एग्जामिनेशन होता है। तो जी जी। मदरसा में आलिम और फाजिल का एग्जामिनेशन हमारे यहाँ होता है, लेकिन अफिलिएशन और एस्टेब्लिशमेंट का काम मदरसा बोर्ड के माध्यम से होता है। अच्छा, और फाइनेंशियल स्थिति क्या है आपके यूनिवर्सिटी की? फाइनेंशियल स्थिति हमारे यहाँ वो है कि सरकार से जो पैसे आते हैं वो जी। तो आते ही हैं, लेकिन अभी हमारी विश्वविद्यालय का यूजीसी में नैक से कोई संबंधन नहीं हुआ है। और एमबीए में अभी तक हमारे यहाँ एमबीए का जो संबंधन होना चाहिए वो भी हमारे यहाँ अभी नहीं हुआ है। और जो 12B में विश्वविद्यालय को रजिस्ट्रेशन होना चाहिए यूजीसी में, वो भी अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, केवल 2F पे हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन है। इसलिए अच्छा। यूजीसी के पैसे हमारे यहाँ नहीं आते हैं। अच्छा, और स्टेट गवर्नमेंट से पैसे आपको मिल रहे हैं सही से? हमारे यहाँ गवर्नमेंट के पैसे जो मिल रहे हैं वो टीचर्स के सैलरी और ऑफिसर्स की सैलरी मिल रही है, और नॉन टीचिंग में स्थिति बहुत ही बुरी है। अच्छा, कितना बकाया होगा, कितने महीनों से? अगस्त तक का वेतन आया था। अगस्त जी। के बाद अभी बिहार में किसी भी विश्वविद्यालय को अलॉटमेंट नहीं हुआ है। इसे अच्छा हमारे यहाँ भी नहीं आया। जी जी जी। अच्छा, प्रोफेसर कुद्दूस साहब, मैं ये एक बात समझना चाह रहा था कि इस विश्वविद्यालय के साथ कुछ और विश्वविद्यालय बने थे, आरा के, छपरा का विश्वविद्यालय, उन सब विश्वविद्यालय के मुकाबले में इसको कहाँ पाते हैं आप, मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी को? उन सब विश्वविद्यालयों के मुकाबले में ये यूनिवर्सिटी अभी तक ग्रो नहीं कर सकी। जी जी। ये उसकी ग्रो क्या? नहीं कर सकी। जी। इसके वजह जो भी हो, लेकिन ये अभी तक अपने पैरों पे पूरी तरह से खड़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी के एक्ट के मुताबिक, ये 1976 के एक्ट पर ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी के आधार पर इसकी स्थापना हुई है। लेकिन इसमें अरबिक एंड पर्शियन के लिए स्पेशल प्रोविजन करके बनाया गया था इसको। जी और जी। इसके लिए जब मैंने पदभार ग्रहण किया था, तो अरबिक स्पोकन एंड लर्निंग एडवांस डिप्लोमा एंड पर्शियन स्पोकन एंड लर्निंग एडवांस डिप्लोमा का एक सिलेबस बना करके हमने तैयार किया था, ताकि बच्चों को तालीम इसमें दिया जा सके, जो इंटरप्रेटर का काम कर सके। और मल्टीनेशनल में और जो इंटरनेशनल प्लेसेस हैं वहाँ पे इंटरप्रिटेशन का काम होता है, वहाँ पे इन लड़कों को तैयार करके हम अपने यहाँ से भेजने का काम करते। ये सब व्यवस्था हमने कर ली। हमारे 4 महीने के पीरियड में हमने बहुत सारे विषयों का, बहुत सारे सब्जेक्ट का सिलेबस बनाया, और सिलेबस बना करके हमने तैयार रखा। अरबिक एंड पर्शियन का एडवांस लर्निंग एंड स्पोकन डिप्लोमा के आधार पर हमने जी जी। ये सिलेबस तैयार हाथ हटा कराया लीजिए, है, हाथ हटा लीजिए अपना। और ये मंजूरी के लिए जाने ही वाला है। और इस बीच में हमारा यहाँ पर इस्तीफा हुआ है। जी जी। अभी वो आपको आपको क्या राज्यपाल लगता महोदय है के कि यहाँ गया है। क्या कमी रहेगी जो यूनिवर्सिटी कोई 22-23 साल हो गया, उस तक, वहां उस मुकाम तक पहुंचा नहीं जहां तक ये उस यूनिवर्सिटी को पहुंचना चाहिए था? इसके तो बहुत सारे वजूहात हैं, लेकिन मैं उनका नाम लेकर के किसी को बदनाम नहीं करना चाहता। नहीं हाँ, आदमी का नाम नहीं लीजिए, लेकिन जो व्यवस्था में कमी रह गई उसके बारे में तो बता सकते हैं आप। व्यवस्था में कमी यह है कि हज भवन में जो चल रही थी, वहां से यहाँ पे ट्रांसफर हुआ अपनी बिल्डिंग में। जी जी। और जो भी हमारे पहले वाइस चांसलर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा काम प्रोफेसर कमर हसन साहब का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और जी जी। प्रोफेसर कमर हसन साहब ने इस यूनिवर्सिटी को समझिए कि खड़ा किया उन्होंने। और स्टडी सेंटर के नाम पर उन्होंने KRCN का मंजूरी कराया था, जिसका नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्किंग के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। और सरकार KRC को नहीं मानती है। इससे राजभवन से एक रेजोल्यूशन आया था
कि KRC का नाम बदल दिया जाए, तो मैंने अभी सिंडिकेट की मीटिंग में उसको पारित कराया था 6 दिसंबर को कि इसका नाम वोकेशनल डिग्री कॉलेज होगा, जैसा कि सजेशन महामहिम राज्यपाल के कार्यालय से आया था। इससे इसका सारे बिहार में, चूंकि इस यूनिवर्सिटी का एरिया पूरे बिहार में है, 38 जिला में इसके सभी पढ़ने वाले लड़के रहते हैं, और इसके जो स्टडी सेंटर्स हैं, मदरसा हैं और बीएड कॉलेजेस हैं, ये सब 38 जिला में फैले हुए हैं। तो प्रोफेसर साहब, अब असली सवाल पे आते हैं। 28 अगस्त को आपने ज्वाइन किया और आपने इस्तीफा कब दे दिया? 23 अगस्त को आपने ज्वाइन किया इसी साल। हाँ। और इस्तीफा आपका किस तारीख का है? हमारा 17 दिसंबर का है। तो आप तो 4 महीना भी नहीं रहे सही से। क्या वजह बनी? 4 दिन। हाँ, वजह ये रही कि वहां पे जो भी अपॉइंटमेंट था, सरकार ने 54 पोस्ट नॉन टीचिंग कर दिया था जी। सरकार ने डिफरेंट पोस्ट में 54 पोस्ट नॉन टीचिंग का उन्होंने दिया था। 2015 में इस पर 40 नियुक्ति पूर्व के वीसी ने किया था। जी, जी। उस 40 में से 3 लोग चले गए, जिनको दूसरी जगह नौकरी हो गई, बाकी बच गए 37 लोग। ये 37 लोग की जो बहाली हुई, इस पर राज्य सरकार की सहमति नहीं बनी और राजभवन से भी सहमति नहीं बनी। बार बार राजभवन से और शिक्षा विभाग से आती थी चिट्ठियां कि इसको हम नहीं मानते हैं, इसको आप कैंसिल करके री एडवर्टाइज करिए इसको और फिर से बहाल करिए, क्योंकि इसमें आपने जो भी बहाल किया है उसमें 9 ऐसे व्यक्ति को बहाल किया जिनका ओवर एज है, और अगर रिलैक्सेशन आपने दिया है तो उसके संबंध में जितने भी कागजात हैं वो आप लेकर के समक्ष हमारे यहाँ ले आइए। जो जिसका डेट था 15 दिसंबर को उन्होंने बुलाया था बिहार सरकार ने। असुम्बा चुम्बा आओ जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने बुलाया था अपने विश्वविद्यालय के कुल सचिव को, लेकिन उस दिन कुल सचिव बीमार थे, वो नहीं जा सके जी। तो उनका 9 अपॉइंटमेंट पर ओवर एज पर ऑब्जेक्शन है। और दूसरा ऑब्जेक्शन है कि वो रोस्टर का पालन नहीं हुआ है और रोस्टर के पंजी पर सिग्नेचर, हाँ, विभागीय जो आरक्षण का रोस्टर है उसका पालन नहीं हुआ। अगर पालन हुआ तो उसके पंजी पर जो हस्ताक्षर हुआ वो लेके आइए हमारे पास, वो दिखाइए। और जितनी भी चिट्ठियां राज्य सरकार से और राजभवन से गई है उसके संबंध में आपने क्या रिप्लाई दिया है वो भी लेकर के आ पाए। लेकिन 15 दिसंबर को हमारे कुल सचिव जो डॉक्टर मोहम्मद हबीबुर रहमान साहब हैं, उन्होंने वहां पे उस दिन छुट्टी ले लिया था और वो नहीं गए थे। तो वो बात, अब इसमें ऐसी बात है कि सरकार 2015 के नियुक्ति के बाद ही 40 कर्मचारियों का वेतन कभी उसने नहीं दिया। शुरू में उसने 22 कर्मचारी का दिया आउट ऑफ 40, उसके बाद फिर 13 कर्मचारी का दिया, फिर 12 कर्मचारी का दिया, और 2021 में आकर के अगस्त में जो उन्होंने वेतन का अलॉटमेंट भेजा उसमें 7 कर्मचारी का वेतन दिया। तो मेरे समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या थी कि मैं इसका कैसे इसको निपटारा करूं। तो मैंने जब देखा तो मैंने देखा कि शुरू से ही सरकार ने इसको मान्यता नहीं दिया है और इसको गलत मानती है, तो इसके लिए सरकार वेतन नहीं देती है और ना ही इसका कोई वेतन सत्यापन सरकार के माध्यम से 6 साल में अब तक नहीं हुआ। सरकार कहती है कि मैं वेतन सत्यापन कैसे करूंगा, क्योंकि मैं तो इसको मानता ही नहीं हूँ। इसलिए सरकार ने वेतन सत्यापन का पोर्टल भी इसके लिए नहीं खोला। तो ये एक बड़ी वजह रही आपके इस्तीफे की। हाँ, ये बड़ी वजह रही। और दूसरी वजह ये रही कि जितने भी वीसी आते रहे वो 2-2, 3-3 करके लोगों को अपॉइंट करते चले गए, उनको दे दिया कंट्रैक्चुअल स्टाफ के नाम से, और उसकी संख्या बढ़ के हो गई 23। और ये कंट्रैक्चुअल स्टाफ को बहाल करने का सरकार से एक नियम है जिसका पालन नहीं करके मनमाने तौर पर वो कंट्रैक्चुअल, किसी को कंट्रैक्चुअल में, किसी को नियमित में, किसी को आउटसोर्सिंग में बहाल करते चले गए। और जो ये इन सबों का भुगतान
पूर्व के वीसी ने इंटरनल सोर्स से जो डिफरेंट मद में पैसा जमा होता है, केआरसी से आता है, बीएड से आता है, मदरसा से आता है, एग्जामिनेशन फॉर्म से आता है और दीगर कामों से जो आता है, उससे जो पैसा जमा रहता था उससे वो इंटरनल रिसोर्सेज से भुगतान किया करते थे वेतन, जो हम नहीं कर सकते। और मैंने जब पदभार ग्रहण किया तो हमारे सामने जो वेतन भुगतान करने का समस्या था, तो पहला महीना था जिसमें अगले महीने में दुर्गा पूजा होने वाली थी। तो दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में मैंने कहा कि मैं चूंकि बात कर चुका हूँ राज्य सरकार से, इससे हो सकता है कि ठीक हो जाए, तो प्रत्याशा में मैंने एंटिसिपेशन में मैंने 1 महीने का भुगतान किया। दूसरे महीने में छठ, दिवाली और ईद मिलादुन नबी का मसला था, तो मैंने उसको भी भुगतान कर दिया। तीसरे महीने में भी मैंने भुगतान किया, लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी तरह का वेतन में बढ़ोतरी नहीं हुई। और नवंबर में मैंने लिख दिया फाइल पर कि अगर नवंबर माह में सरकार से वेतन नहीं आएगा टर्न टीचिंग के मद में, तो मैं वेतन भुगतान इंटरनल सोर्स से नहीं करूंगा, क्योंकि ये क्लाउज 2 और आर्टिकल 266 का उल्लंघन है और ये उल्लंघन मैं नहीं कर सकता। और क्योंकि इंटरनल सोर्स से डायवर्सन जब भी होता है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के सहमति से होता है, और सहमति जब तक नहीं ली जाती है तब तक यह वैध नहीं माना जाता। और पहले के कोई कुलपति ने ऐसा काम नहीं किया, और मैंने भी इसको कोशिश किया था ठीक करने का, लेकिन अब उन लोगों को पैसा आए चाहे नहीं आए, आप इंटरनल सोर्स से भुगतान करते रहिए, इसका दबाव बनते रहा था, जिसके वजह से उन लोगों ने काम में पूरा असहयोग किया। हमारा एग्जामिनेशन का डेट 18 तारीख से अनाउंस था पहले से, वो उसको उन्होंने फेल कर दिया, और बहुत असहयोग उन लोगों ने किया। परीक्षा विभाग ने किया, कुल सचिव ने किया, वहां के कर्मचारियों ने किया। तो मैं अपने को बहुत असहाय महसूस करने लगा, और अब मैंने देखा कि हो सकता है कि आगे चल के ये मुसीबत बढ़ेगा, इसलिए मैंने वहां से इस्तीफा 17 दिसंबर को मैंने राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को भेज दिया। अच्छा, आप ये जो चिट्ठी लिखते हैं इस्तीफा का, तो उसमें राज्यपाल के साथ साथ मुख्यमंत्री को भी लिखते हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि राज्य के मुखिया को भी मालूम होनी चाहिए कि हमारे विश्वविद्यालय में क्या चल रहा है, और अगर वो नहीं चाहे तो मैं नहीं लिखूंगा। और जब मैंने इस्तीफा दिया तो मैंने एड्रेस किया था ऑनरेबल चांसलर महामहिम को, और कॉपी दिया था मैंने मुख्यमंत्री को। तो अभी अभी आपको कुछ अपने इस्तीफे के मंजूर होने या ना होने के बारे में कोई खबर मिली है? नहीं, अभी तो नहीं खबर मिली है। 17 को दिया था, कल 18 था, आज 19 है। अभी तक हमको कोई ऐसा कम्युनिकेशन नहीं मिला है कि इस्तीफा कबूल हुआ है कि नहीं कबूल हुआ। अच्छा, आपसे एक सवाल ये करना है कि आपके जो पूर्ववर्ती वीसी थे एसपी सिंह, उन्होंने आप पर मानहानि का 3 करोड़ के ऊपर का मानहानि का केस किया है, वो क्या मामला है, क्यों किया उन्होंने केस? वो 5 करोड़ 10 लाख का मानहानि हमारे जो हमारे पहले जो एक्टिंग वीसी थे, जो पूर्णतः एलन मिथिला यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, और उनके प्रभार में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी भी था, उनके प्रभार में मजरूल यूनिवर्सिटी भी था, उनके प्रभार में आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी भी था। जी जी जी। तो आप समझ सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी का एक्ट में सेक्शन 10 अगर आप देखिएगा तो उसमें साफ साफ है कि वाइस चांसलर इज ए फुल टाइम ऑफिसर। जब फुल टाइम ऑफिसर है तो एक वाइस चांसलर 4 विश्वविद्यालयों को एट ए टाइम कैसे देख रहा? और कहीं पे वो बैठते हैं, कहीं पे नहीं बैठते हैं, कहीं पर नहीं जाते थे, और अपना काम तो चल ही रहा था। तो 4 महीना उन्होंने मजरूलक में बिताया, और उस बीच में हमारा जब 19 तारीख को नोटिफिकेशन हुआ तो 19 तारीख को ही मैं यूनिवर्सिटी गया ज्वाइन करने के लिए। तो रजिस्ट्रार ने हमसे कहा कि ऊपर से आदेश आया है कि आप आज ना ज्वाइन करके 23 तारीख को ज्वाइन करें, मंडे को। 23 अगस्त मंडे था, मंडे को। तो हमने कहा कि हो सकता है कि अभी बहुत सारे वाइस चांसलर, पूर्व वाइस चांसलर की नियुक्ति हुई है, और सरकार इसको कोई सेमेट्री बनाना चाहता हो कि एक दिन में सब लोग ज्वाइन करें। तो मैंने इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करके मैं वापस आ गया। लेकिन जब मैं 23 को ज्वाइन करने जब पहुंचा, वहां पे ज्वाइन कर लिया। उसके बाद जब सिचुएशन जब मेरे सामने आया
तो मैं देखा कि मैन पावर का जो आउटसोर्सिंग एजेंसी से इन्होंने जो एग्रीमेंट किया था उसकी चिट्ठी और सारा काम उन्होंने 19 को किया है। ये दिन मेरा अपॉइंटमेंट था, ज्वाइनिंग मेरा होना था, तो हमको उसने 3-4 दिन डिले करा दिया और उस बीच में सारा काम उन लोगों ने कर लिया। और उसके बाद उसी दिन उन्होंने रजिस्ट्रार से इश्यू करवाया कि हमारी पूरी बिल्डिंग के लिए 80 आउटसोर्स वर्कर्स की आवश्यकता है, लेकिन क्योंकि अभी हम एकेडमिक सेक्शन में काम करते हैं इसलिए अभी केवल 45 कर्मचारियों की आपूर्ति करनी होगी आपको। तो 45 कर्मचारियों की चिट्ठी का निर्गत 19 अगस्त को ही हुआ था, लेकिन जब उस अगस्त के 1 सितंबर से ये लागू होना था और 1 सितंबर के बाद जब इसका बिल आया तो उसने पूरे स्ट्रेंथ का बिल दे दिया था 80 का। काम कर रहे थे 45 और बिल दे दिया 80 का। दूसरा महीना अक्टूबर में भी 45 ही था और बिल दे दिया 80 का। तो मैंने कहा ये कैसे हो गया। और रजिस्ट्रार ने इतनी बड़ी गलती कर दी कि जब ये हंगामा मचा तो उसी 19 के डेट में सेम लेटर नंबर से दूसरा भी अलॉटमेंट निकाल दिया कि 80 कर्मचारियों की आवश्यकता है, जो पार्टी को सर्व नहीं किया गया। और मैंने उस चिट्ठी पर लिखा कि दिस लेटर हैज नॉट बीन सर्व टू द एजेंसी टू प्रोवाइड मैन पावर बिकॉज वी हैव टू फॉलो आवर फर्स्ट लेटर dated 19th अगस्त 2021 containing of 45 मैन पावर। तो मैंने मैन पावर का 45 और बिल आ गया 80 का दोनों महीने में। तो मैंने ये कहा कि ये कैसे हो गया, तो नहीं है वो तो मांग रहा है कि वो 80 देगा और ऊपर से दबाव भी हमको आने लगा कि 80 का पेमेंट आप कीजिए क्योंकि यहाँ पर अभी छठ और दिवाली कितनी बड़ी का रकम होती है प्रोफेसर कुद्दूस साहब, ये कितनी बड़ी रकम होती है 45 से 80 तक का? ये 18,000 से 19,000 के बीच में होती थी, 18 लाख से 19 लाख के बीच। अच्छा, तो 45 का हो तो तब कितना देते आप? 45 का तो बहुत कम हो जाता, 45 से उसमें 35 कर्मचारी का कब हो जाता, वो 10-12 लाख 10 लाख 12 पैसा लाख आपको आंतरिक स्रोत से देना था या इसके लिए आपको राज्य सरकार से पैसे मिलने थे? नहीं, राज्य सरकार तो इसकी बजट भी मांगती है। आउटसोर्स में आपको कितना रखना है उसका बजट भी आप दीजिए, सरकार उसका पैसा देती है जी। तो अभी मैंने उसको देखा नहीं था कि सरकार ने पैसा दिया है कि नहीं दिया, लेकिन एटग्रांस सबको जब सामने आया तो मैंने कहा कि 45 ही जब यहाँ पर एग्रीमेंट हो गया है और पूर्व के जो काम करने वाले मैन पावर एजेंसी थे जिसका नाम था एक्स वीडियो जो राजेंद्र नगर का था, वो जो काम कर रहा था दोनों में काफी अंतर आ गया क्योंकि उसका सर्विस चार्ज था 5% और इसका सर्विस चार्ज था 14 से 20%। अच्छा, ये नई कंपनी कहाँ की थी? ये नई कंपनी भी पटना ही की है, बोरिंग रोड की है। अच्छा अच्छा, तो अब क्या होगा? मानहानि का मुकदमा आप कैसे लड़ेंगे? मानहानि के मुकदमा के जवाब में मैंने चिट्ठी राज्यपाल महामहिम को और मुख्यमंत्री को लिख दिया कि ये इनके बारे में ये जो हमको मानहानि का मुकदमा किया ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर है। और ये जब कुलपति थे लखनऊ में तो इनके ऊपर एफआईआर और एफआईआर की कॉपी लगा के हमने राजभवन में लिख दिया। लेकिन अगर राजभवन आपका सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर आपको तो व्यक्तिगत तौर पर लड़ना पड़ेगा केस। ये मैं समझता हूं कि राजभवन सपोर्ट कल क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जो जवाब देना था वो कॉपी मैंने मुख्यमंत्री को भी दिया है और हमने राज्यपाल को भी दिया है कि इनके बारे में आप देख लीजिए, ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। अगर हम गलत बोल रहे थे तो मिथिला में क्यों आग लग गई, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में 30 कॉलेज का एफिलिएशन का मामला क्यों गर्म हो गया, जिसको 2015 में जो वहाँ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसने रोक दिया था कि ये जितने भी पैरामेडिकल हैं इन सारे लोगों को एफिलिएशन नहीं दिया जा सकता है और सरकार एफिलिएशन पर रोक भी लगाई हुई थी और ये इन्होंने ये दे दिया जो बाद में सुर्खियों में आ गया। तो सब जगह तो यही काम है, पार्टी पुतले पर हाथ रखिए। आप तो विश्वविद्यालय में जहां भी हाथ रखिएगा वहां ही गड़बड़ी मिलेगी आपको। खैर, आपसे आखिर में ये सवाल करना है प्रोफेसर मोहम्मद कुद्दूस साहब कि आप तो इस्तीफा देके चल दीजिएगा तो यूनिवर्सिटी का क्या होगा? मौलाना मजहरूल हक यूनिवर्सिटी जो है पहले ही से परेशान है।
हाँ, ये तो परेशान उसकी किस्मत में लिखा हुआ भी है, परेशानी तो उसमें लिखी हुई है, इसलिए कि जो लोग गलत तौर पर काम कर रहे हैं वो उसको सीधा कराना नहीं चाहते, तो सीधा कराने में समय लगेगा। और मैंने चाहा था कि इसको सीधा करूं और नियम से काम करना चाहता था। इसके लिए मैंने राज्यपाल महोदय से भी मुलाकात की, लिख करके भी दिया था उनको हमने, मुख्यमंत्री साहब से भी मैंने मुलाकात की, चंचल कुमार जी को मैंने लिख कर भी दिया था। तो उन्होंने कहा था कि मैं बात करके इसको निपटा लूंगा, लेकिन मेरे सामने हर महीने जो भी समस्या आती है वो सब इंटरनल सोर्स का जो समस्या आता है वो हमको समझ में आता है कि ये वित्तीय अनियमितता के का शुरुआत हम भी के साथ हम भी वित्तीय अनियमितता में शामिल हो जाएंगे, इसलिए मैंने अपना स्किन बचाने के लिए मैंने इस्तीफा दिया। तो ये थे प्रोफेसर मोहम्मद कुद्दूस साहब, जिन्होंने अरबी फारसी यूनिवर्सिटी जो मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के वीसी के पद से इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने बिहार लोक संवाद .net के साथ पूरी वजह बताई कि क्यों इस्तीफा दिया इन्होंने, क्या क्या वहां परेशानी थी और कैसे इन्होंने कोशिश की कि उसको बेहतर किया जाए। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि बिहार मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के वीसी के पद पर ये जारी रहते हैं, इनका इस्तीफा मंजूर होता है कि नहीं होता है, या जो नए वीसी आएंगे वो कैसे इस विश्वविद्यालय को संभालेंगे। आपका बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मोहम्मद कुद्दूस साहब। उम्मीद है कि बिहार लोक संवाद .net के इस कार्यक्रम में से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। शुक्रिया आपका।